हेलो एवरीवन। मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1। एक पावरफुल पैक्ड प्रीक्वल है जो ओरिजिनल कांतारा मूवी के रूट्स को और डीप एक्सप्लोर करता है। इस फिल्म का डायरेक्शन और स्टोरी लाइनिंग वंस अगेन ऋषभ शेट्टी के ब्रिलियंस को प्रूव करता है। स्टोरी अर्ली ईरा में सेट है जहां हम देखते हैं एक कुटुम्बिटू देवा का जर्नी, एक वॉरियर जिसका कनेक्शन डिवाइन और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच बैलेंस बनाए रखने का है। ये पार्ट माइथोलॉजिकल, ट्रेडिशनल और बिलीफ सिस्टम का मिक्सचर के साथ चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक। तो इस मूवी का मेन जो प्लेस है वो है एक जंगल, जिस जंगल का नाम है कांतारा। हमें इस मूवी के अंदर भी कांतारा नाम का जंगल दिखाया गया है और इस कांतारा के आसपास ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। सो इसलिए चलिए अब इस मूवी की स्टोरी को जानते हैं। अब इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजार साल पहले। इस इतिहास के समय में हम ये पता लगाते हैं कि ईश्वर ने अपनी मर्जी से पंजूरली देवी और गुलिका देव को धरती पर भेजा था। जिसके बाद जब ये दोनों देव जिस जंगल में आए हैं वहां आकर उसी जंगल पे वो बस जाते हैं और उसी जंगल का नाम पड़ता है कांतारा। कांतारा एक काफी बड़ा जंगल है, लेकिन इसी जंगल के बाहर एक काफी बड़ा साम्राज्य है जिस पर पूरे साम्राज्य को एक राजा रूल करता है। अब इस राजा का नाम होता है राजा विजेंद्र। लेकिन यह विजेंद्र एक काफी क्रूर राजा होता है जो कि न सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म करता है बल्कि उसके साथ ही यह राजा हर उस चीज को हासिल भी कर लेता है जिसे यह हासिल करना चाहता है। इस राजा का जो बड़ा साम्राज्य है उसका नाम होता है कंदम, और यह कंदम एक ऐसा इलाका होता है जिसके एक बगल में कांतारा नाम का जंगल होता है, उसी दूसरी ओर समुद्र से घिरा होता है। एंड समुद्र से लगा होने की वजह से यहाँ पर काफी सारा व्यापार होता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर जो भी बाहर के लोग व्यापार करने आते हैं उन्हें अपने काम के लिए कई सारे गुलामों की जरूरत होती है, और इसलिए कंदम का जो ये राजा होता है यानी कि राजा विजेंद्र, वो अपने आसपास के सारे एरिया के गरीबों लोगों को पकड़ लेता है और पहले तो उन्हें मारपीट कर उन पर जुल्म करता और उसके बाद उन्हें विदेशों को बेच देता। और इसी तरह से गरीब लोगों को बेचकर ये राजा काफी मुनाफा कमाया करता था। अब इनके सबके आगे एक दिन राजा समुद्र में नहाने जाता है, लेकिन समुद्र में नहाते हुए वो यह देखता है समुद्र के दूसरे कोने पर एक बूढ़ा आदमी बैठ के जो कि वो पर मछलियां पकड़ रहा होता है। असल में वो बूढ़ा आदमी कांतारा से होता है एंड उसका नाम होता है मेकारा, जो कि उस टाइम पर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन ये राजा विजेंद्र बहुत ज्यादा क्रूर होने के साथ साथ गरीब लोगों से नफरत भी करता था एंड इसलिए राजा को यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि जिस समुद्र के अंदर वो नहा रहा है उसके अंदर ऐसा गरीब आदमी मछली कैसे पकड़ सकता है। अब इसी बात से गुस्सा होकर राजा उसने अपने सैनिकों द्वारा उसे बूढ़े को पकड़वा लेता है और वो मेकारा नाम के बूढ़े आदमी को मारने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन जैसे ही सैनिक उस बूढ़े को मारने वाले होते हैं उसी टाइम पर यह बूढ़े आदमी की जेब से कई सारे मसाले गिर जाते हैं। उस गिरे हुए मसाले को राजा देख लेता है और इसलिए जैसे ही वह उसे अपने हाथों में लेता है वैसे ही राजा ये समझ जाता है कि वह इन सारे मसालों को विदेशियों को बहुत ही महंगे दामों में बेच सकता है और ऐसा करके राजा का व्यापार और ज्यादा बढ़ सकता है। अब इसलिए राजा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और उसे ये सामान कहाँ से मिला। ये बात सुनकर मेकारा नाम का वो बूढ़ा आदमी राजा को ये बताता है कि वो असल में कांतारा नाम के जंगल में रहता है और उसके उसी जंगल में ये सारे मसाले उगते हैं। ये जो कांतारा जंगल था वो राजा के साम्राज्य के बिल्कुल सामने ही था, लेकिन जंगल के अंदर से राजा को क्या ही मिल सकता है ये सोचकर ही राजा ने कभी भी जंगल के अंदर कदम नहीं रखा। लेकिन आज के दिन जैसे ही राजा को यह पता लगा कि कांतारा कई सारे रिसोर्सेज से भरा हुआ है, वैसे ही राजा यह प्लान करता है कि वो कांतारा जंगल जाएगा और पूरे जंगल पर अपना कंट्रोल कर लेगा। अब इसी राजा विजेंद्र का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राजशेखर। राजा अपने बेटे वो छोटे बेटे को साथ अपनी पूरी सेना लेता है और सीधा घुस जाता है कांतारा के अंदर। लेकिन जैसे ही राजा अपनी सेना के साथ जंगल में थोड़ा अंदर जाता है वैसे ही उसे अपने सामने पंजूरली देवी के दर्शन होते हैं और पंजूरली देवी उसे यह संकेत देता है कि वो जंगल में और अंदर नहीं जा सकता। लेकिन राजा इस बात को ना मानकर और भी अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में ये दिखता है कि जंगल के अंदर बहुत सारे भैंस और देखते हैं राजा के सारे सैनिकों को कुचल कर मार देते हैं।
लेकिन राजा ये देखकर भी रुकता नहीं और वो अंदर जाता है, जिसके बाद खुद पंजूरली देवी सामने आते हैं और वो राजा को जान से मार देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पंजूरली देवी को यह पता होता है कि राजा विजेंद्र बहुत ही बुरा और बहुत ही क्रूर आदमी है और कांतरा के अंदर से उसके सारे रिसोर्सेज को छीन कर पूरे जंगल को बर्बाद करना चाहता है। और इसलिए पंजूरली देवी इस राजा से जंगल की सुरक्षा करते हैं और इसे जान से मार देते हैं। अब यह सारी तबाही देखकर कांतरा जंगल को जो मूल निवासी होते हैं वो वहां पर आते हैं और वो भी अपने सामने राजा को मारते हुए देखते हैं। और दोस्तों, यह सारे लोगों उसी कबीले के हैं जिस कबीले से हमारी मूवी का मेन हीरो होने वाला है। अब हालांकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजा के मरने के बाद भी राजा का बेटा जिंदा बच जाता है, लेकिन वो जंगल में रोते हुए भागते लगता है और जंगल में एक जगह जाकर बेहोश हो जाता है। राजा के बेटे के पास कई सारी दूसरे आदिवासी आते हैं और ये सब लोग मिलकर राजा के बेटे को ले जाते हैं और उसका इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये सारे कबीले वाले दूसरे कबीले के हैं, एक ऐसा कबीला जो कि पूरी तरह से काले कपड़े पहनता है और इनके लोगों को कहा जाता है कड़म्पा। जहाँ कांतरा के मूल आदिवासी पंजुली देवी और गुलिका देवी की पूजा करते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, वहीं पर काले कपड़े पहनने वाले कड़प्पा आदिवासी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इनकी यह भी कोशिश होती कि वो लोग किसी तरह से पंजूरली देवी और गुलिका देव की शक्तियों को कंट्रोल कर लें और उन दोनों देवों को बंदी बनाकर उनकी शक्तियां हासिल कर लें, ताकि ये लोग और पावरफुल हो जाए। कड़म्पा देव आदिवासी राजा के बेटे की जान बचाते हैं और उसे सारी सलामत उसके राजमहल में छोड़ आते हैं। तब ये चीज देखकर राजा का बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है और इसलिए वो इन कड़प्पा आदिवासियों से दोस्ती कर लेता है एंड इन सारे आदिवासियों को हर तरह की मदद करता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजा विजेंद्र का छोटा बेटा जिसका नाम राजशेखर है, वो देखते ही देखते खुद भी काफी बड़ा हो जाता है और फिर आगे चलकर वो कदम का नया राजा बनता है। राजा बनने के बाद राजशेखर के भी 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से उसका पहला बेटा होता है जिसका वो नाम कुलशेखर रखता है और बेटे के बाद उसकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम रखता है कनकवती। लेकिन अब क्योंकि कनकवती काफी लंबा होती है तो वो बहुत ही कमजोर होती है। वह इतनी कमजोर होती कि वो अपने हाथ पैरों तक की हिलाने की शक्ति नहीं होती और इसलिए इस बात को जानकर राजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन इस टाइम पर कवा आदिवासी के लोग उसके पास आते हैं और वो राजा की मदद करने के लिए उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। वो राजा से कहते हैं कि वो इस बच्ची को अपना दूध पिलाएंगे और साथ ही अपनी शक्तियों से इसे बच्ची को कुछ ही समय में ठीक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कड़प्पा आदिवासी बच्ची को ठीक करके उसे वापस राजा को सौंप देते हैं। इधर कांतारा जंगल के अंदर एक और कहानी चल रही होती है। कांतारा जंगल के अंदर हम ये देखते हैं यहाँ के मूल निवासी काफी खुशी से रहते हैं और इस कबीले के सारे लोग पंजोरली और गुलिका का बहुत ज्यादा सम्मान भी करते हैं। अब ये सारे कबीले वाले जहाँ पर रहते वहीं पास में ही एक कुआं भी होता है और इसलिए एक दिन जब कबीले के लोग खाने की तलाश कर रहे होते तभी कबीले की एक औरत उस कुएं में यह देखती है कि उस कुएं के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, जिस छोटे बच्चे की सुरक्षा एक बाघ कर रहा है, यानी कि टाइगर। लेकिन अगले पल वो टाइगर वहां से चला जाता है और इसलिए कबीले के सारे लोग मिलकर उस बच्चे को कुएं से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो लेडी उस बच्चे को अपना लेती है और उसे अपने बेटे बनाकर पालने लगती है और वो उस बच्चे का नाम रखती है बेरम। और दोस्तों, हमको बहुत ही ये बेरम नाम का छोटा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि मूवी का मेन हीरो है, जिसे मूवी के अंदर प्ले किया है ऋषभ शेट्टी। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और राजा के बच्चों के बड़े होने के साथ साथ इधर बेरमी भी बड़ा होने लगता है और अब इसके बाद वो समय भी आ जाता है जब राजा बच्चे पूरी तरह से जवान हो गए। उसके बाद राजा यानी कि राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को अपना राजा बना देता है ताकि अब उसके बाद उसका बेटा कुलशेखर इस पूरे राज्य को संभाले। लेकिन यहाँ देखते हैं कि राजशेखर के बेटा कुलशेखर काफी ज्यादा बदतमीज और काफी ज्यादा अधर्मी होता है। वो इसलिए क्योंकि वो ना तो अपने माता पिता की इज्जत करता है, ना ही वो अपने गुरु की इज्जत करता है, ना ही उसे अपनी प्रजा की भलाई से कोई मतलब होता है और वो भी हमेशा ही मदिरा का सेवन करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। इन सब के साथ ही कुलशेखर भगवान पर भी बिलीव नहीं करता और हमेशा ही भगवान के होने का मजाक उड़ाता है। अब दोस्तों, कुलशेखर का जो फादर था यानी कि राजशेखर, वो बचपन से ही कुलशेखर और उसके बहन कनक को कांतारा की कहानियां सुनाता था और क्योंकि राजशेखर के पिता के साथ जो भी घटना हुई थी उन सारी घटनाओं की वजह से राजशेखर बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो ये चाहता था कि उसके दोनों बच्चे भी कांतारा में कभी ना जाए और इसलिए वो उन्हें कांतारा की झूठी कहानियां सुनाता एंड उनसे कहता था कि कांतारा जंगल में राक्षस रहते हैं। लेकिन
आज के दिन जब कुलशेखर राजा बन जाता है तब वो यह डिसाइड करता है कि अब वो कांतारा जाएगा और जाकर ऐसा करने के लिए कुलशेखर अपने कई सारे दोस्तों के साथ काफी सारे सैनिक लेता है और सीधा घुस जाता है कांतारा के जंगलों के अंदर। जंगल में आने के बाद वो एक बंदर और एक हिरण को जान से मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाते कुलशेखर और उसके सारे सैनिकों पर कोई हमला कर देते हैं और हमला करने से सैनिकों की बारी बारी करके मौत होने लगती है। अचानक से होने वाले हमले से देखकर कुलशेखर और उसके सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जितने सैनिकों वहां पर फंसे जाते हैं वो सारे बारी बारी करके मर जाते हैं। और इसके बाद हमें पता लगता है इन सबको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कांतारा जंगल के आदिवासी हैं और उन सभी के बीच वहां पर बैर में भी होता है, यानी कि ऋषभ शेट्टी अब बैरम और उसके सभी बाकी सारे साथी यह देखते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर सारे सैनिकों को मार दिया, लेकिन तब भी एक ऐसा सैनिक जो कि मरा नहीं, बस वो बेहोश हो चुका है। और अब इसलिए बैरम और उसके साथी शिकार किए हुए जानवरों को एंड वहां पकड़कर ले आते। अब जैसे ही बैरम उसके सारे साथी अपने कबीले के पास आते हैं, वैसे ही सभी सैनिकों में जो एक सैनिक बच्चा होता है वह अपनी आंखें खोलता है और वो वहां पर बैरम और उसके बाकी सारे साथियों से बातचीत करता है। वह सैनिकों उन्हें बताता है कि उसका नाम चेना है और वो उन्हें सारी सैनिकों का साथी था जिसे बैरम और उसके साथियों ने मार दिया। बर्मा चेना से पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ से आए हैं, जिस पर चेना नाम का वो सैनिक उन सबको ये बताता है कि असल में इस जंगल के बाहर एक बड़ा साम्राज्य है जिस साम्राज्य का नाम है कदम, और उसी कदम में नया राजा बनाया गया है जिसका नाम है कुलशेखर। वो लोग आज के दिन उसी के साथ शिकार करने आए थे, लेकिन जब उन लोगों ने हमला किया तो राजा और उसके साथी भाग गए और वो लोग यहाँ पर पकड़े गए। अब चीना की बात सुनकर बैरम उसे कहता है कि यहाँ के हम सभी लोग आदिवासी हैं, लेकिन हमने ये सुना है कि आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ जगह काफी एडवांस है और आप सभी ने वहाँ पर काफी तरक्की कर रखी है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम भी उन जगहों को देखें और यह जाने कि आप सब लोग हमसे कितना आगे हैं। आगे वीरम उससे कहता है कि जैसे ही हम लोग वहाँ जगह देखेंगे वैसे ही हमें उन लोगों को वापस आ जाएंगे, और इसलिए चेना उन सबको अपने साथ ले जाए। अब चेना के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो बैरम को हाँ बोल देता है और वहां बिना देरी किए बैरम और उसके सारे साथियों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन बैरम और उसके साथी को अंदर जाने के लिए उन सब की तरह दिखना जरूरी था, और इसलिए उन लोगों ने जितने भी सैनिकों को मारा होता है बैरम और उसके साथी उन सारे सैनिकों को ड्रेस पहना लेते, जिसके बाद वो लोग भी सैनिकों की तरह दिखते लगते। लेकिन इसके बाद ही चेना बैरम और उसके सारे साथियों को कदम साम्राज्य के अंदर ले जाता। अब अंदर आने के बाद ये लोग साम्राज्य का चकाचौंध देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते और इसलिए यहाँ लोग सब तरफ घूमने लगते और खेलने कूदने लगते। अब बैरम और उसके सारे दोस्त इन सारी हरकतों को देखकर सैनिकों को शक हो जाता है और फिर इसलिए सारे सैनिकों को मिलकर बैरम और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इन सब के बीच राजकुमारी कनक से भी मिलता है बैरम। उसे एक नजर में ही राजकुमारी कनक पसंद आ जाती है। हालांकि इन सब के बाद जैसे ही बैरम और उसके सारे साथियों को राजा के सामने पेश किया जाता है, वैसे ही राजा कुलशेखर बैरम से पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो सब लोग कहाँ से आए हैं। ये बात सुनकर बैरम उसे बताता है कि उसका नाम बैरम है और वो सब लोग कांतरा से आए हैं। अब कांतरा का नाम सुनते ही राजा समेत सभा के सारे लोग काफी डर जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सबके मन में ये भ्रम है कि कांतरा के जंगलों में राक्षस रहते हैं और शायद से अब लोग भी राक्षस ही हैं। अब इन सारे लोगों को राक्षस समझने का कि वो कांतरा के से आए हुए इन सारे लोगों को जान से मार दे, लेकिन कुलशेखर का फादर राजशेखर उसकी बात से एग्री नहीं करता और वो उसे कांतरा के लोगों को मारने से रोक देता है, क्योंकि कुलशेखर के फादर राजशेखर का ये मानना था कि कांतरा के किसी भी आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर इसके लिए वो लोग यह रास्ता निकालते हैं कि वो लोग कांतरा से आए हुए सारे लोगों को बेच देंगे, क्योंकि वैसे भी उनके बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए अरब से काफी लोग आते हैं और आए दिन उन्हें गुलामों की जरूरत पड़ती है। और फिर इसलिए राजा कुलशेखर अपने एक आदमी से कहता है कि वो कांतरा से आए हुए सारे लोगों को व्यापारियों को बेच दे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि कुलशेखर जिस आदमी को उन सबको बेचने का जिम्मा देता है उसे तंबाकू का नशा करना पसंद होता है, और फिर इसलिए बैरम उसे अपनी कांतरा जंगल का तंबाकू देता है, जिसे तंबाकू का नशा उस आदमी को बहुत पसंद आता है। और फिर इसलिए उस आदमी के नशे में करके बैरम अपने सारे साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है और वो जेल से निकलकर सीधा कांतरा की ओर जाता है। हालांकि कांतरा जाते समय बैरम कदम राज्य में काफी सारी चीजें देखता है और फिर जाकर उसे पता लगता है कि कदम राज्य के बंदरगाह पर काफी सारे मसालों का व्यापार होता है,
और जिस तरह के मसाले उसके कांतारा जंगल में उगते हैं उन सारे मसालों की यहाँ पर बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। अब ये सारी चीजें जानकर जैसे ही बेरम अपने साथियों के साथ कांतारा पहुंचता है वैसे ही वह वहां पर खेती बाड़ी शुरू करता है। साथ ही साथ जंगलों में जो भी मसाले उगते हैं उन सभी को बंदरगाह पर लाता है और वहां पर लाकर बेचने लगता है, जिसके बाद अपने मसालों को बेचकर उसे काफी अच्छी कीमत मिलती है और वो मसालों के बदले में काफी सारा सामान भी लेता है। और जैसे ही अपने मसालों के बदले में किसी व्यापारी से बहुत सारे हथियार लेता है, किसी से अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, किसी से कीमती सामान लेता है और तो किसी से वो खाने का सामान भी लेता है। और फिर इस तरह से बेरम की वजह से कांतारा वाले काफी ज्यादा तरक्की करने लगते हैं। इन सब के बारे में राजा कुलशेखर की बहन कनक को पता लग जाता है और वो यह जान जाती है कि कांतारा के लोग उनके बंदरगाह पर व्यापार करते हैं, लेकिन राजकुमारी कनक उन्हें व्यापार करने से मना नहीं करती और वो बेरम से सिंपली यह कहती है कि वो लोग व्यापार कर सकते, बस उन लोगों को टैक्स देना होगा। और वो इसलिए क्योंकि ये बंदरगाह राजकुमारी के साम्राज्य का है। लेकिन राजकुमारी की बात सुनकर बेरम राजकुमार को टैक्स देने से मना कर देता है और वो राजकुमारी कनक से यह बोलता है कि यह सारा साम्राज्य उनका नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी चीजें प्रकृति की है। ये सारी धरती प्रकृति की है, हवा प्रकृति की है और यहाँ पर जो सामान का आदान प्रदान होता है वो भी सब प्रकृति की देन है। अब राजकुमारी कनक को बेरमा का ये एटीट्यूड काफी पसंद आता है, इसलिए वो मन ही मन बेरमा को पसंद करने लगती है एंड वो धीरे धीरे करके बेरमा के करीब भी आती है। लेकिन बेरमा राजकुमारी कनक को खुद से दूर करने के लिए कहता है, क्योंकि बेरमा इस बात को जानता था कि उन दोनों को कोई मेल नहीं। राजकुमारी कनक का राजकुमारी है और वहीं पर बेरम एक आदिवासी है। इन सब से हटकर बेरम और उसके सारे साथी मिलकर बंदरगाह पर अपना व्यापार काफी अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं और इसलिए धीरे धीरे करके कांतारा के अंदर समृद्धि आने लगती है। हालांकि कांतारा जंगल में बेरम और उसका कबीला जहां पर रहता था वहां के आसपास के सारे मसाले धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे, इसलिए और ज्यादा मसाले हासिल करने के लिए बेरम अपने काफी सारे साथियों को साथ लेकर और वो जंगल में और ज्यादा अंदर जाने लगता है। लेकिन जंगल में अंदर आते आते वो सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर कडप्पा आदिवासी रहते हैं, यानी कि वह ब्लैक ड्रेस वाले आदिवासी जो कि तंत्र मंत्र और काला जादू करते हैं। और इसलिए जैसे ही कडप्पा आदिवासियों को यह पता लगता है उनके क्षेत्र में बेरमा और उसके साथी घुस आए हैं, तब वैसे ही वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग बेरमा के एक साथी को जान से भी मार देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो लोग बेरमा को मारने वाले होते हैं वैसे वहां पर वही बाघ आ जाता है, जिस बाघ को हमने मूवी के स्टार्टिंग में बेरमा के साथ कुएं में देखा था। और फिर यह बाघ यहाँ पर आकर बेरमा और उसके साथियों को जान से बचा देता है एंड वो कडप्पा आदिवासियों को लोगों को हमला कर देता है, जिसके बाद बेरमा और उसके सारे साथी वहां से वापस निकलकर अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही बेरमा और उसके सारे साथी अपने कबीले के पास पहुंचते हैं वैसे ही वहां पहुंचकर वो अपने कबीले वाले को सारी कहानी बताते हैं, जिसके बाद इस पूरी कहानी को सुनकर जो कबीले के सीनियर लोग होते हैं वो बेरमे के साथ पूरे कबीले को सारी कहानियां बताने कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों। वो लोग बताते हैं कि मसाले की तलाश में जब वो बेरमे और उसके साथी जंगल में और अंदर गए वहां पर उनका सामना काले कपड़े वाले जिन लोगों से हुआ था वो लोग असल में एक दूसरी तरह के आदिवासी हैं जिन्हें कहा जाता है कडप्पा आदिवासी। लेकिन यह सारे कडप्पा आदिवासी बहुत ही बुरे मन के होते हैं। ये सभी लोग काली विद्याओं को दिखाते हैं और काला तंत्र मंत्र करते हैं। आज से बहुत साल पहले ये लोग हमारे कांतारा जंगल में आए थे और यहाँ हमारे पास आकर उन सब ने हमसे मदद मांगी थी। हमें लगा कि ये कडप्पा आदिवासी यहाँ पर नए हैं और इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए और फिर इसके लिए हमने उन लोगों को यहाँ पर अपनी रहने की इजाजत दी और उन सबके साथ अपना सारा खाना और अपने सारे संसाधन बांटे। जिसके बाद हमारे साथ रहकर हर कडप्पा आदिवासी को यह भी पता लगा कि हम लोग यहाँ पर पंजूरली देवी और गुलिका देवी की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी तरह देवों की पूजा करने की बजाय इन लोगों ने देवों को बंदी बनाने का सोचा ताकि वो लोग देवों की बंदी बनाकर उनसे उनकी शक्तियां छीन सके और हमारे पीठ पीछे बिना हमारी जानकारी के ये लोग ऐसा करने भी लगे। इनको धीरे धीरे करके हमारे अपना काला जादू इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके वजह से हमारे आसपास के सारे जानवर मरने लगे और तो और हमारे अनाज और फूल पत्ते भी सूखने लगे। लेकिन इन दिन पत्थर पर अपना काला जादू इस्तेमाल किया और यह लोग देव को बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन
फिर उसी समय पर कि उस दिन वो लोग वापस कांतरा चले गए थे और फिर उस दिन के बाद से वो लोग हमारे बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं। अब कुलशेखर को जैसे ही ये सारी बातें पता लगती है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब क्योंकि उसकी बहन कनक इस बात को जानती थी इसलिए वो कनक पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है। कुलशेखर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो कांतरा के लोगों को मारकर अपना बदला लेगा। अब कुलशेखर जैसे ही बात बोलता है वैसे ही उसका बाप उसे रोक देता है, लेकिन अपने बाप को रास्ते में हटाने के लिए वो फादर के खाने में कुछ नशीली दवा मिला देता है, जिसे खाने के बाद उसका बाप 2-3 दिन के लिए बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद ही कुलशेखर इस बात का फैसला करता है कि अब वो ना सिर्फ कांतरा के सारे आदिवासियों को जान से मार देगा बल्कि इसके साथ ही उसके दादा जो सालों से पहले जिस काम को पूरा नहीं कर पाए वो इस काम को भी आज पूरा करेगा। और वो काम था कांतरा जंगल पर कब्जा करना। अब राजा कुलशेखर अपनी सेना को तैयार करता है और वो सीधा निकल जाता है कांतरा के लोगों को मारकर पूरे कांतरा पर कब्जा करने के लिए। इसके बाद वो लोग रात के समय कांतरा के जंगल में आते हैं और पूरे जंगल में आग लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब वो लोग जैसे ही कबीले तक पहुंचते हैं वैसे ही कुलशेखर उसके सारे सैनिक मिलकर सारे कबीले वालों को बेरहमी से जान से मारने लगता है। मूरे मारकट को देखकर कबीले के कई सारे लोग पंजूर्ली देवता के पत्थर के सामने आते हैं और वो पंजूर्ली देवता और गुलिका देवी से ये प्रार्थना करने लगते हैं कि वो देव उनके कबीले के लोगों को मारने से बचाए। अब हाँ, इस टाइम पर बेरमे एंड उसके कई सारे साथी कबीले से बाहर होते हैं, लेकिन सबको धीरे धीरे करके कबीले के लोगों की आवाज आने लगती है और इसलिए आवाज सुनकर वो लोग जैसे ही कबीले तक पहुंचते हैं वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि राजा कुलशेखर उसके सारे सैनिकों ने मिलकर उनके सारे कबीले के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और उन सभी ने भी बड़ी बेरहमी से बूढ़ों को, औरतों को और यहाँ तक कि बच्चों को भी जान से मार दिया है। जब बेरमे कुलशेखर के पास पहुंचता है तब राजा कुलशेखर बेरमे के सामने उसकी माता को भी जान से मार देता है। अपनी माता करते हुए देख बेरमे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले पल बेरमे के पास एक शक्ति आती है और वो बेरमे के अंदर समा जाती है और वो शक्ति असल में गुलिका देवी होती है, जो कि जैसे ही बेरमे के शरीर को धारण करते हैं वैसे ही बेरमे गुलिका देव बन जाता है। और इस टाइम पर यह गुलिका देव का उग्र रूप होता है, यानी कि उनका बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और डेंजरस फॉर्म। और इसलिए दोस्तों इससे साल 2022 की कांतारा मूवी के अंदर गुलिका देव के ने सारे दुश्मनों को मारा था। इस मूवी के अंदर गुलिका देव उससे भी कई बुरी तरह से लोगों को मारते हैं। अब इस रूप को देखकर राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसलिए गुलिका देव को मारने के लिए हमने सारे सैनिक भेजता है, लेकिन गुलिका देव बारी बारी करके सारे सैनिकों को खत्म कर देता है। फिर आखिर में वो राजा कुलशेखर पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकल जाते हैं और बेर में शांत होता है और उनके कबीले में अब जो तबाही मची होती है उन सबको देखकर सभी लोग काफी रोते हैं। अब इसके 2-3 दिन बाद जब राजशेखर को होश आता है तब वो अपने सामने अपने बेटे कुलशेखर की लाश देखता है और फिर उसे पूरी कहानी पता लगती है कि किस तरह से उसका बेटा कांतारा गया, किस तरह से अपने वहां जाकर तबाही मचे और फिर किस तरह से उसके रिस्पॉन्स में वहां मारा गया। अब अपने बेटे की मौत से राजा को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को संभालता है और वहां एक बार फिर से राजा बन के अपने साम्राज्य को चलाने लगता है। इस टाइम पर राजशेखर अपने महल के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर बनवा रहा होता है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जिस शिवलिंग को रखा जाना है वो शिवलिंग अपने आप ही टूट जाता है। इसलिए इस चीज को देखकर राजा के मुख्य पंडित होते हैं वो उसे बताते हैं कि असल में राजशेखर के बेटे कुलशेखर ने कांतारा जाकर जो भी कुछ किया है उन सब की वजह से ईश्वर उन सब से नाराज हो। और अब इसलिए राजा के मुख्य पंडित राजशेखर को यह सलाह देते हैं कि अगर उन्हें सब कुछ ठीक करना है तो फिर उन्हें कांतारा के लोगों से सुलह कर लेनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही ईश्वर की नाराजगी दूर होगी। अब इसके बाद ही राजशेखर का पैगाम लेकर उसकी बेटी कनक सीधा कांतारा जाती है और वहां पहुंचकर बेरमे एंड उसके लोगों से मिलती है। पर राजकुमारी कनक उन सब के सामने अपने आप का हाथ बढ़ाती है, लेकिन बेरमे को किसी पर भी भरोसा नहीं होता और इसलिए वो उन्हें मना कर देता है। एंड वो राजकुमारी से कहता है कि उसके लोगों ने जो भी कुछ किया है उसके हमारे देवता को बहुत बुरा लगा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके लोगों ने हमारे कबीले से बहुत सारे लोगों को जान से भी मार दिया है। यह सारी बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि मौत हमारे लोगों की भी हुई है, लेकिन अब तक जो भी कुछ हुआ है हम उसके लिए मंजूरी से माफी मांगते हैं और हम चाहते कि पंजूली देवी हमें जरूर माफ करें। इसके आगे राजकुमारी कनक बेर में एंड करके लोगों को कहती है कि मैं
सभी को राजमहल आने का आमंत्रण दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी पंजूर्ली देवी को लेकर सीधा राजमहल आए और पंजूर्ली देवता की स्थापना भगवान शंकर के मंदिर में करें, क्योंकि ऐसा करने से पंजूर्ली देव भगवान शिव के करीब रहेंगे और उनसे उन्हें खुशी मिलेगी। अब राजकुमारी का यह प्रस्ताव बेरमे के लोगों को काफी पसंद आता है, फिर इसलिए बेरमे भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद बेरमे पंजूर्ली देवी के स्टोन को लेकर अपने सारे लोगों के साथ सीधा राजमहल पहुंचता है, और जहां पर आने के बाद बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करके भगवान शिव के महल में पंजूर्ली देवी की भी स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद मानो राजमहल के लोगों के बीच और कांतरा के लोगों के बीच सुलह हो जाती है, और फिर इसलिए कांतरा के सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन जब इसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, वैसे ही वो लोग देखते हैं उनके कबीले के सारे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, और देखते देखते मानो बच्चे मरने भी हालत में हो जाते हैं। ये सब देखकर कबीले के बीच कुछ लोग अपना रिचुअल करते हैं, और फिर रिचुअल के जरिए उन्हें पता लगता है कि असल में उनके देव को किसी ने बंदी बना लिया, और देवों के बंदी होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और देवों को बंदी बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि आदिवासी हैं, जो कि सालों से देवों को बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने देवों को बंदी बना ही लिया। और सारी कहानी सामने आने लग जाती है। हमें ये पता लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही, इन सब के पीछे कडप्पा आदिवासी असल में देवों की शक्तियों के बारे में जानने के बाद वो सालों से देवों को बंदी बनाना चाहते थे, ताकि वो देवों को बंदी बना के उनकी शक्तियां हासिल कर सके। और असल में अभी ये सालों पहले अपने कडप्पा आदिवासियों के इरादे जान लिए थे, तब बाघ देवता की मदद से हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद किस्मत से राजशेखर की मुलाकात उनसे हो गई, जिसके बाद से ही कडप्पा आदिवासियों ने राजशेखर एंड उसके बच्चे को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, और उनके जरिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करवाने लगे। यहाँ तक कि आपको याद हो, बेटी पैदा हुई थी तब वो बहुत ज्यादा कमजोर थी और अपने हाथ पांव तक को हिलाने की शक्ति नहीं थी उसमें। तभी ये कडप्पा आदिवासियों के लोगों ने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था, एंड इन्होंने उसे यानी कि राजकुमारी कनक को अपनी सारी जादू विद्याएं सिखाई। और फिर जब सही मौका लगा, तब राजकुमारी कनक सीधा कांतरा गई और उसने धोखे से कांतरा के लोगों के हाथों से पंजूर्ली देवी को राजमहल बुला लिया। और फिर पंजूर्ली देवी के वहां पर आते ही कडप्पा आदिवासियों ने देव को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इसलिए राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी कनक और इवन राजा खुद भी यानी कि राजशेखर दोनों के दोनों कडप्पा आदिवासियों के साथ हैं, ताकि यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि बेरमे कदम साम्राज्य में था। राजकुमारी कनक को उससे प्यार नहीं हुआ था, बल्कि वो जानबूझकर उसके आसपास रहती थी, ताकि वो धीरे धीरे करके उसके शरीर के कुछ हिस्से अपना सके, और उससे धीरे धीरे करके बेरमे के कई सारे नाखून और उसके बाल भी चुरा लिए। और ऐसा सब इसलिए क्योंकि राजकुमारी कनक इस बात को जानती थी कि बेरमे कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसे खुद ईश्वर ने भेजा है। यहाँ तक कि जब शुरुआत में बेरमे कुएं के अंदर मिला था, तब उस टाइम पर भी बेरमे के असली माता पिता के बारे में बताया नहीं गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि बेरमे के माता पिता ही हैं, लेकिन बल्कि इसे ईश्वर ने खुद ही भेजा है ताकि वो कांतरा के लोगों की भलाई कर सके। और अब इसलिए राजकुमारी कनक बेरमे के सारे बाल और नाखून का इस्तेमाल करके उनके थ्रू एक काला जादू करती है, एंड उनके जरिए अपने पिता को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, ताकि इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका बाप बेरमे से लड़ सके। इधर दूसरी तरफ कांतरा से बेरमे और उसके कबीले के बाकी सारे लोग को भी यही पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे राजशेखर, उसकी बेटी कनक और कडप्पा आदिवासियों का हाथ है। उन सब ने मिलकर ही धोखे से पंजूर्ली देवी को कैद किया है। और अब इसलिए इस बात को जानते ही बेरमे अपने सारे लोगों को तैयार करता है, जिसके बाद वो लोग अपने सारे हथियार लेकर सीधा हमला बोल देते हैं और सीधा घुस जाते हैं कदम राज साम्राज्य की सीमा के अंदर। इधर राजशेखर, उसकी बेटी और उनके सारे सैनिक भी तैयार होते हैं, और इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर स्टार्ट हो जाता है, वैसे जिसमें देखते देखते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और फिर इसके बाद ही राजशेखर और बेरमे का आगमन होता है। जैसे ही ये राजकुमारी कनक और राजशेखर को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था, इसलिए राजशेखर बेरमे को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन फिर इन सबके बीच ही यहाँ पर मेकरा आता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी जिसे हम सभी ने मूवी स्टार्टिंग में समुद्र की मछली पकड़ते हुए देखा था, नहीं बल्कि एक डिवाइन आदमी। और इसलिए जब ये यहाँ पर आता है, तब वहाँ बेरमे से बात करता है, और वो बेरमे को सीधा नदी की ओर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बेरमे जैसे ही नदी की तरफ जाता है, वैसे ही वहाँ से होते हुए वो सीधा एक गुफा में पहुंच जाता है,
उस गुफा में पहुंचते ही वहां पर वो अपने सामने शिवलिंग को देखता है और उसी शिवलिंग के बगल में एक त्रिशूल भी रखा होता है जो कि भगवान शंकर को होता है। इसी टाइम पर बेरमे के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, जो राक्षस देखने में काफी हद तक नंदी की तरह लग रहा होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये होता कौन है इस बारे में हमें बताया नहीं जाता है। यहाँ पर जैसे ही ये बेरमे पर हमला करता है वैसे ही बेरमे से फाइट करता है। फाइट करने के बाद वो सीधा भगवान शंकर के त्रिशूल को पकड़ लेता है, जिसके बाद बेरमे की बॉडी के अंदर भगवान शंकर की पावर्स आ जाती है और तो बेरमे की बॉडी से एक बड़ा सा नाग भी लिपट जाता है। फिर इसके बाद ही बेरमे की बॉडी के अंदर वास होता है गुलिका देव का, जिसके बाद बेरमे जो कि अब गुलिका देव बन चुका था, ईश्वर के भेजे गए बाघ देवता के साथ मिलकर सीधा युद्ध के मैदान में आ जाता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद वो बागदेव होता है जो कि अब गुलिका देव बन चुका है। वो सीधा राजशेखर पर हमला करता है, लेकिन राजशेखर की बेटी कनक इस बात का फायदा उठाती है और वो सीधा गुलिका देव के सामने आ जाती है, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि गुलिका देव एक स्त्री पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन फिर यह चीज देखकर गुलिका देव अपनी बहन को बुलाते हैं और फिर यहीं पर ही हमें यह भी पता लगता है गुलिका देव की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है चामुंडी। और फिर इसके बाद अगले पल चामुंडी बेरमे की बड़ी बहन का सामना करती है। फिर वो देखते राजकुमारी कनक और उसके फादर राजशेखर दोनों को खत्म कर देते हैं और इसी तरह कांतरा वाले इस पूरे युद्ध को जीत जाते हैं और पंजुली देवी को कड़पा आदिवासियों के हाथों से आजाद कर देते हैं। और फिर इसलिए अगले सीन में हम यह देखते हैं कि कांतरा वाले अपने जंगल के अंदर भूता कोलो का परफॉर्म करते हैं, जहां पंजुली देवी और गुलिका देव दोनों को ही परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर गुलिका देव को जो परफॉर्म करता है वो होता है बेरमे, लेकिन भूता कोला करने के बाद ही बेरमे सीधा उसी कुएं के अंदर कूद जाता है जिस कुएं के अंदर उसे बचपन में पाया गया था। लेकिन जैसे ही वो कुएं के अंदर कूदता है वैसे ही सभी लोग कुएं में देखने लगते हैं, लेकिन उसके बाद कुएं में कोई भी नहीं दिखाई देता। और फिर इसलिए अब भी यही जानते हैं कि जिस तरह से बेर में आया था उसी तरह से वापस जा चुका है। और इसलिए यहाँ से यह बात भी साबित हो जाती है कि बेर में ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक सच का बड़ा गढ़ था, जो कि अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वापस जा चुका है। अब इसके साथ ही ये मूवी का एंड हो जाता है। जैसे ये एंड होता है हमें दिखाया जाता है कि अगले पार्ट इसका आने वाला है। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर 2 आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।